अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन। अब अभी जस्ट पीछे मैंने आपको सिखाया समझाया कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एंड डाल्टन। एवोगैड्रोस लॉ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। एवोगैड्रोस लॉ आगे चल करके आएगा, जहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ सेम रखने पर एक गैस का मोल दूसरे गैस के मोल के बराबर होता है, तो वो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस लॉ हो जाएगा। ये इन्होंने प्रूव नहीं किया था। ओके, तो अब आते हैं कुछ फंडामेंटल डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब बारे में डिस्कस कर ले। तो यहाँ लिखा हुआ पहला एलिमेंट। एलिमेंट आर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें सारे के सारे पार्टिकल एक ही जैसे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आयरन एक एलिमेंट है, तो Fe को बनाने वाले जितने भी पार्टिकल होंगे सब Fe ही होंगे, उसमें कहीं कोई और नहीं आएगा। तो एक तरह से देखा जाती है प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा। एलिमेंट आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच ऑल अदर सब्सटेंस आर मेड। ये बहुत ही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनसे सारे सब्सटेंस बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन इन नेल्स एंड कॉपर इन इलेक्ट्रिक वायर्स। तो अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक वायर का कोई इलेक्ट्रिक वायर ले लिया जो कि कॉपर का बना हुआ है, तो आप ये समझिए उस पूरे इलेक्ट्रिक वायर में आपको कंप्लीटली कॉपर ही मिलेगा, कॉपर के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तो ये उसके एलिमेंटल स्टेज है। ओके, और an atom is the smallest particle that can be used in to identify an element। अगर आपको कोई एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो या किसी एटम को आप देखेंगे तो एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एलिमेंट ही होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर सब्सटेंस दैट कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड इन फील्ड प्रोपोर्शन। तो इनके पास एक अपना प्रॉपर एक प्रोपोर्शन होता है ना, उन्हीं प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो चल के कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए 2:1 रेशियो में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, तब जाके वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरह से CO2 बनाना है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन 1:2 रेशियो में होंगे, तब जाकर CO2 बन पाएगा। A molecule is therefore the smallest particle that can be used to identify a compound। Okay? कोई भी मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना तो आपको उसमें मॉलिक्यूल देखना होगा। और अभी पीछे आपने क्या पढ़ा कि किसी एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो एटम में वही मिलेगा आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप देख रहे हैं किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में मिलता है, तो जाकर के वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड ऑल्सो हैव कांस्टेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, देखो एलिमेंट्स की अगर जैसे बात करें हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है अलग स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन तो फायर कैच कर लेगा, ऑक्सीजन कंबसन के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन पानी में तो आग नहीं पकड़ रही है। इसका मतलब कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, लेकिन वही एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो मॉलिक्यूल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। वो जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करे या वैसा ही फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी रखे जैसा कि एलिमेंट्स रखते हैं या एटम्स रखते हैं। तो एटम्स की प्रॉपर्टी अलग होगी और एटम से मिल करके जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, उनकी तरह वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ये एक छोटी सी बेसिक सी बात हो गई। अगला है अपने पास, व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। डाल्टन साहब का ही ये स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट तब से लेकर के आज तक सही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग एटम ही होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स 2HI। तो ये रिएक्शन बेटा तभी होगी जब यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ से आयोडीन और आयोडीन, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल बस देखने के लिए होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल देखने के लिए होते हैं। मॉलिक्यूल के बाद एटम ही वो होते हैं जो जाकर के एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। तो मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर के कंबाइन होकर के बनते हैं, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया और वाटर हो गया, इस तरह से, ठीक है। आगे है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो अब देखते हैं, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ अ मास ऑफ 1.673.10 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एकदम एक्यूरेट मास है जो किसी हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट किया गया है, या हम यूं कहें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पाया गया है, ठीक है। किसकी मदद से? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमने ये मास फाइंड आउट कर रखा है। अगर मैं इसके ये जो डेसिमल वाला टर्म है इसको प्रॉपर ऐसा लिखूं तो ये इतना ग्राम आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, सो दैट इट्स मास नंबर इज 12। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है मास नंबर, एक होता है एवरेज मास, और ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या बात आ गई, इसमें मास नंबर आ गया। मास नंबर ये नंबर है तो जैसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहाँ की बात करेंगे, एक एटम ले लीजिए, कार्बन का एक एटम लीजिए, कार्बन के एटम में क्या मिलेगा, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा, सेंटर के चारों तरफ क्या मिलेगा, डिफरेंट सेल मिलेंगी, सेल में सब सेल होंगी, सब सेल में ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 9.1 10⁻31 kg, मतलब बहुत कम मास, ठीक है। तो एक्चुअल में किसी भी एटम का मास होता कहां पर है, एक्चुअल में किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, उसके न्यूक्लियस में छिपा होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अगर मैं हाइड्रोजन के सारे न्यूट्रॉन के नंबर, सारे प्रोटॉन के नंबर कैलकुलेट कर लूं तो वो उसका मास नंबर कहलाएगा, वो उसका एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट अब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का वो जो 1/12 पार्ट होता है वो एक कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम AMU के नाम से भी जान सकते हैं। The atomic masses of all other elements are determined by comparing the mass of their atom with the mass of carbon 12 atom। जैसे होता क्या बेटा, जैसे हम आप लोग देखो सब्जी लेने जाते हो, है ना, या आप लोग नहीं जाते हो, आप घर वालों के साथ जाते हो पहले तो, या आप भी जाने लगे होंगे, तो आपने देखा होगा कभी क्या होता है, सब्जी देने वाले के पास ना अलग अलग टाइप के बाट होते हैं, बाट ही बोलते हैं उसे उनकी भाषा में। तो वो जैसे मान लीजिए उसके पास 1 kg का ही बाट है, तो उसने एक पलड़े पे 1 kg रखा, एक साइड में उसने 1 kg पोटैटो उसने मेज़र कर दिया कि भाई 1 kg है। अब उसे अगर 2 kg मेज़र करना हो या तौलना हो, अब उसके पास 2 kg का बाट तो है नहीं, तो क्या करेगा वो, या तो तरीका ये है कि वो बार बार 1 kg उसके बराबर में रखता जाए, बाट के बराबर में रखता जाए और वो तौलता जाए। दूसरा क्या करेगा, वो उसको उठा करके 1 kg बाट को इधर 1 kg पोटैटो के साथ रख देगा। अब वो क्या करेगा, 2 kg एक साथ तौल सकता है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत सारा सामान भी लेने जाते हैं तो एक यूनिट से ही तो बार बार उसको मल्टीपल करके आप उतने सामान को देख सकते हैं या ले सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो यूनिट की ज़रूरत होती है एक स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड, अपने पास कोई पैरामीटर होना चाहिए, उस पैरामीटर को फॉलो करना या मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट करके एक लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ इकट्ठा कर लेना, यही इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना ली, उसका नाम रखा एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज कॉल्ड AMU। और AMU क्या होता है, कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट होता है। अब ये जितना आएगा, ठीक है, सपोज दैट आपको ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीजन का मास हम इससे कंपेयर करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो इस 1/12 ऑफ कार्बन एटम के कंपेयर में कितने टाइम्स हैवी है, और जितने टाइम हैवी आएगा वही ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, AMU में वेट हो जाएगा उसका, या मास हो जाएगा, ठीक है। आगे है द प्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर द एटॉमिक 12 masses is carbon 12 atom which has been assigned an atomic mass of exactly 12 unit। अब यहाँ पर 12U जो लिखा है, U क्या है, U is the unified mass and it is used for the short term of AMU, है ना। आपको AMU में शॉर्ट टर्म में लिखना है ऐसे, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, AMU पूरा नहीं लिखना है, उसके लिए भी एब्रिवेटेड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देन AMU शुड बी रिटन एज अ U, ठीक है, एज एन U हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, एंड U इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, ओके। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अगला हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ सब एलिमेंट्स हमारे पास हैं, आइए देख लेते हैं, आपको याद भी होना ज़रूरी है। तो it has been found by experiment that the mass of carbon 12 atom is this।
अगर आप कार्बन 12 एटम की बात करें तो कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है 1.9926 10⁻23 ग्राम, वो इतना होता है मास, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, 1 AMU या 1 U इज इक्वल टू होगा 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU बराबर कितने ग्राम होते हैं, ये AMU एंड ग्राम में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन यू शुड बी लर्न दैट रिलेशन और दैट अमाउंट, ओके, ये तो आपको याद होना चाहिए। आगे इसमें लिखा है एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड ऑल। एक बार आप देख लीजिए, पहले मैं जिनका दिखाना चाह रहा हूँ उनका देख लीजिए। यहाँ पर अपने पास है सोडियम, सोडियम का मास कितना है 23, एल्यूमिनियम का मास कितना है 27, उसके बाद इधर फॉस्फोरस का मास कितना है, मतलब एटॉमिक मास कितना है 31 है, इधर क्लोरीन का कितना है 35.5 है, पोटेशियम का कितना है 39 है। यहाँ तक की बात कर लेते हैं और बस मैं 20 तक की बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए बस यहीं तक बात रख रहे हैं, ठीक है। जिनको मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और लेना हो तो हम लिथियम ले सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 7 होता है, ठीक है। इनके अलावा आपको जितने भी 1 to 20 मिलेंगे सबका आपको एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर देना है उनका एटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन का तो 1.008 होता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है 1 AMU के बराबर मान लीजिए। सेकंड पे आता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 और हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो जाएगा, सॉरी। थर्ड हो गया लिथियम, लिथियम को देखिए आपने यहाँ लिख दिया, एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसी 7 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आ गया बेरिलियम आ गया, ठीक है, 4 बेरिलियम लेकिन 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 बोरान आ गया, 5 बोरान, बोरान का होता है 10 11 दोनों होता है, ठीक है, आप चलिए ठीक है 10 मान लीजिए। उसके बाद फिर 11 सोडियम आ गया, सॉरी 6 आ गया कार्बन, कार्बन का 12 होता है। उसके बाद 7 नाइट्रोजन आ गया, उसका जस्ट डबल कर देना है, ऑक्सीजन का जस्ट डबल कर देना है, 16 कर देना है, ठीक है। उसके बाद 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 का डबल कितना होता है 18, 18 + 1 कर देना 19, तो फ्लोरीन का भी कितना हो जाएगा 9, फ्लोरीन 19 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली होता है। तो आप एक बार इसको ध्यान रखें, क्यों ध्यान रखें, आगे चल करके हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट में उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आगे हमें कैलकुलेशन में ये सब मदद करेगा आपको, बस आपके एक यूज के लिए हमने लिख दिया है। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट का, जैसे हमने आयरन के लिए Fe लिखा, ठीक है, हमने कॉपर के लिए Cu लिखा, हमने हाइड्रोजन के लिए H लिखा, हमने ऑक्सीजन के लिए O लिखा, देन व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट शॉर्ट फॉर्म, जो भी आप लिख रहे हो उसका मतलब क्या है। हियर इज सम स्टेटमेंट्स गिवन, सिंबल रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द एलिमेंट, ओके। सिंबल क्या करता है, वो उस एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे सोडियम तो नेट्रम से लिया गया है, वो Na लिखा जाता है इस वजह से, ठीक है। सिंबल रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट का एक एटम रिप्रेजेंट करता है। सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द एटम्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट मोल एलिमेंट। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे अभी कि एक मोल में कोई, जैसे मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल पेन है, so the meaning of 1 mole pen is I have 6.022 10⁻23 pen in my hand, okay. Yes, it is quite impossible, impractical, but the meaning of 1 mole is 6.023 × 10⁻23 that particle, that particular particle, okay। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई लिखा हुआ है, जैसे Na लिखा हुआ है, तो ये एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक मोल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 एटम ऑफ दिस Na को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ओके। तो ये भी सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट का एक डेफिनेट मास भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से सिंबल का सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है, और आपने भी जब सीख लिया होगा एक बार पीरियोडिक टेबल, तो आपने हमेशा सिंबल ही लिखने की कोशिश होगी। आपने कोई बोलता है सोडियम, तो आप पूरा सोडियम नहीं लिखते हो, आप Na ही लिख करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट तो है, इसका इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए पढ़ा जा रहा है। आगे थोड़ा सा कि मास, अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ देखते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा पीछे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमने ये पाया कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज 1.9926 10⁻⁻⁴
20, ठीक है, 23 ग्राम, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप ये बात बताओ बेटा, 1.9926 10 पावर -23 ग्राम ऑफ C12 एटम, ये एक एटम का मास है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना मास बराबर 1 एटम, कह सकते हैं आसानी से, बिल्कुल यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, जब इतने ग्राम में एक एटम होता है तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, कुछ तो आएगा। तो क्या आएगा, 1/1.9926 10⁻⁻23। अब सवाल है कि 12 ग्राम में कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1.9926 10⁻⁻23 इंटू 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। यही एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा ये, यही कहलाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यही आपका, इसको शॉर्ट में हम लोग Na लिखेंगे, N फॉर द नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, तो इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानेंगे। इसको हम शॉर्टकट में, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से, न्यूमेरिकल में जिस तरह से बाकी डेटा दिए गए हैं उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करके 6.022 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर 6 × 10⁻23 भी लिख सकते हैं। ये हम बहुत प्रिसाइज होने की कोशिश नहीं करेंगे, कब, जब हमें न्यूमेरिकल में बाकी डेटा चेक करने होंगे। जैसे किसी का मान लो कि उसने दे दिया कि कोई XYZ अपने पास एटम है, उसमें मॉलिक्यूल के नंबर दे दिया, और मॉलिक्यूल के नंबर दे दिया उसने 12 × 10⁻23, तो हमें वहां पर Na से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम अपने Na की वैल्यू भी क्या रखेंगे, 6 × 10⁻23, तो आराम से 6 और 12 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 10⁻23 वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, एज पर दैट गिवन डेटा वी शुड यूज द नंबर ऑफ एवोगैड्रो, या ये ऐसे ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बातें हैं मोल। इन महान शख्सियत की फोटो आप देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है, आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान होगी, क्योंकि आपने इनके दर्शन आज से पहले कभी नहीं किए होंगे। ठीक है, यही हैं एवोगैड्रो साहब, सब इनको नमस्ते कर लें, प्रणाम कर लें। ठीक है, इनके चरण तो दिख नहीं रहे हैं, अदरवाइज आपको छू भी लेना चाहिए इनके चरण। ये एवोगैड्रो साहब हैं, और सबसे पहले इन्होंने ही मोल टर्म इंट्रोड्यूस किया, एवोगैड्रो नंबर इंट्रोड्यूस किया। मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज as many species like atom, molecule, ion, electron, proton, neutron, etc. as atom present in 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। अभी पीछे आपको सिखाया, क्या सिखाया आपको, इधर देखो क्या सिखाया, 12 ग्राम C12 आइसोटोप्स में टोटल कितने पार्टिकल होते हैं, इतने पार्टिकल होते हैं। तो वो वही तो कहना चाह रहे हैं। एवोगैड्रो साहब ने कहा 1 मोल अमाउंट की बात अगर हो गई तो 1 मोल अमाउंट में एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी उतने होंगे जितने 12 ग्राम C12 एटम में होते हैं। और 12 ग्राम C12 एटम में हम लोगों ने निकाला कि कितने होते हैं, 6 × 10⁻23। तो फाइनली एवोगैड्रो साहब ये कहना चाह रहे थे कि 1 मोल में 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आगे है 1 मोल इज इक्वल टू, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6 × 10⁻23, ये अपना एक पार्ट हो गया। अगला है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब देखो मोल्स की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, समझने वाली बात है। तो मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, और आपको सिंपली यही फ्लो चार्ट फॉलो करना है, आपके सारे मोल के जितने भी सिंपल क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास। ठीक है, गिवन मास लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर गिवन मास से हम लोग निकालेंगे मोल, मोल से हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से हम लोग निकालेंगे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज,
या जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए XYZ वो हम उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, मोल के बाद ये तो हो गया। मान लेते हैं आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम से मोल आपको निकालना हो तो मैं आपको सारे तरीके बता देता हूं किससे कैसे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आइए पहले देख लेते हैं, पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अब अगर आपको मास दिया है और आपको मोल निकालना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया आपका और आपको मॉलिक्यूल निकालना है। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि एक मोल में कितने, कुछ भी कितना होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एक मोल में मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप ऐसे देखो, आपको कुछ मास दिया गया है, जैसे दे दिया उसने कि 34 ग्राम अमोनिया, देन 34 ग्राम में अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए, मोल आ जाएगा। Na से मल्टीप्लाई करिए, मॉलिक्यूल आ जाएगा। मॉलिक्यूल आ गया, फिर कोई पूछ रहा है कि बताओ अमोनिया में कितने एटम होंगे। आप यहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है मॉलिक्यूल। फिर आप सोचो अमोनियम होते कितने एटम है, NH3 फार्मूला है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 + 1 = 4। देन इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी यहां पे कैलकुलेट करने आया है उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई करिए, वो एटम का नंबर आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई n, नंबर ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाई n। और ये n क्या है? अगर वो एटम पूछे तो एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर उसने इलेक्ट्रॉन पूछा तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्रोटॉन पूछा तो उसी में प्रोटॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम दिया गया है और आपसे मोल पूछ रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे आप 22.4 लीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये एकदम फिक्स है बेटा, दुनिया की कोई भी गैस है अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आना है, इसमें कोई अलग कोई कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है। अब उल्टा चलते हैं। ठीक है, उल्टा मतलब अगर मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल गिवन है और मॉलिक्यूल से आपको मोल निकालना है तो आप यहाँ डिवाइड बाई Na कर देंगे। अब बिल्कुल सिंपल उल्टा करते जाइए उसका। अगर आपके पास मोल गिवन है और आपको मास निकालना है तो आप मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कर देंगे, और अगर आपको मोल गिवन है वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर कर देंगे। अच्छा, इसी को 22.4 लीटर को अगर मिलीलीटर में लिखना है तो 22400 ml भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है जो यहीं पर मैं ऐड कर दूं। देखो आपने वेपर डेंसिटी एक सुना होगा, आगे में हम लोग पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो जहां पर जरूरत पड़े हम इसका भी इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट किसी का मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो लेकिन वेपर डेंसिटी गिवन हो तो उस वेपर डेंसिटी के अमाउंट में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, उस मॉलिक्यूलर मास को यहां रख दीजिए और वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक अच्छे समझ में आ गया। ये फ्लो चार्ट आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको मोल के करने होंगे, बेसिक फंडामेंटल मोल्स केवल और केवल इसी सारे के सारे फ्लो चार्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी पूछा जाए, सपोज दैट किसी का मास दिया गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो आप पहले गिवन मास से मोल निकालो, मोल से वॉल्यूम की तरफ चले आओ। ठीक है, अगर आपके पास सोचो वॉल्यूम दिया गया है और एटम पूछ रहा है तो पहले वॉल्यूम से मोल निकालो, मोल से मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल से एटम निकाल लो। ठीक है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए गए हैं और आपसे मास पूछ रहा है उसका, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से पहले मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल में Na से डिवाइड करो तो मोल आएगा, मोल में फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मास आ जाएगा।
तो बस इस फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम हर एक पार्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ये सारा जो कुछ भी दिया गया है 1 बाई 1 सॉल्व करना है आपको। तो करना कैसे, कुछ नहीं, सिंपल पहले मोल का देखो, इसमें सब में दिया गया है 6 ग्राम 6 ग्राम 6 8 ग्राम। तो ये जो भी ग्राम में दिया जाता है ये सब क्या है, ये सब मास है। क्या है, मास है, गिवन मास है सब, है ना, ये सब गिवन मास है। और ये किस में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, ग्राम में, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास किस में लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में लिखा जाता है। यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। और मोल की यूनिट क्या होती है, मोल की यूनिट होती है मोल, ध्यान रखना है। ई मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्वांटिटी का नाम है, ये उसकी यूनिट का नाम है, इसमें ई लगेगा, इसमें ई नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे मोल पढ़ना है तो उसकी स्पेलिंग ये है, फिर मेरा आंसर सॉल्व करके आया 2 मोल, तो 2 मोल की स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा, 2 MOL लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबकी यूनिट बता दी मैंने, गिवन मास की यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट आपको पता हो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगा, या तो ml होगा और या तो फिर लीटर होगा। आगे में कन्वर्जन की लिस्ट इसमें है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब आ गए, अब इसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करिए, है ना। वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद जितने क्वेश्चन हैं, आपको मोल का फॉर्मूला पता है सब लोगों को। अभी पीछे आपने देखा कि अगर आपने पास मास गिवन हो तो इस गिवन मास में हम डिवाइड कर देते हैं किससे, मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से, और इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, मोल। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे सेगमेंट पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे। जैसे पहला क्वेश्चन कर लिया जाए, पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, 6 ग्राम इसका मास है, डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, H2 लिखा है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 मतलब 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। इसको हमने कैंसिल किया, कितना आ गया, 3 मोल आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 8 ग्राम हीलियम है, तो गिवन मास 8 ग्राम, गिवन मास कितना हो गया, 8 ग्राम, डिवाइड किससे करें, मॉलिक्यूलर मास से। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 रख दिया, तो कितना आ गया, 2 मोल आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम, अब यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, तो H2 का मास नहीं रखना है। एक हाइड्रोजन एलिमेंट एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, 1.008 होता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हैं, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मोल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हमने 13.2 रख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, CO2, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2 × कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 रख देना है, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट करिए, कितना जाएगा, 0.3 मोल आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते जाइएगा अपना। इसी तरह से नेक्स्ट क्या अपने पास 120 ग्राम ऑफ यूरिया है, ठीक है, फिफ्थ। अब गिवन मास कितना है यूरिया का, 120 ग्राम है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें हमें लिखना, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर से 14 और हाइड्रोजन का 1, सब लिखते जाइए। 14 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 × 1 = 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 60, और मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 मोल आंसर आ गया। फिर सिक्स्थ पे आ गए। सिक्स्थ हमारा क्या है क्वेश्चन, 12 मिलीग्राम ऑफ ओजोन। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने यूनिट आपको सिखाया है, यहाँ लिखा गया है 12 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मिली हटाना पड़ेगा, और मिली हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 × 12 × 10⁻³ ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। अब है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का 16 × 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 48 लिख दिया,
ठीक है, अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो